दोस्तों बात करें तो एयरटेल ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। अगर मैं लेटेस्ट टीआरआई की रिपोर्ट देखूं ना तो अक्टूबर 2024 में एयरटेल ने यहाँ पे 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर बेस गेन किया, जो देखा है तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अब तक देखा तो एयरटेल यहाँ पे लगातार लूज कर रहा था, लेकिन एयरटेल ने इस बार बीएसएनएल से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस को गेन किया है। इसके साथ ही बीएसएनएल के बारे में बात करें तो तकरीबन 5 लाख सब्सक्राइबर को गेन किया है और इन दोनों के अलावा हर एक कंपनी ने यहाँ पे सब्सक्राइबर को लूज किया। जैसे की बात करें एमटीएनएल लगभग 2000 सब्सक्राइबर लूज किए, वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे लूज किया 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर और सबसे बड़ा ड्रॉप आए जियो के अंदर, जिन्होंने 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज किया है। यस, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही यहाँ पे 5G रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया के। मार्च 2025 तक कहा गया कि वोडाफोन आइडिया अपने 75 सिटीज के अंदर 5G को इनेबल कर देगा। हर सर्कल के अंदर ये लोग 5G को लेकर आने वाले और बोला जा रहा है कि इनके जो 5G के जो प्लान से लोग लेकर आएंगे, ये कॉम्पिटिशन यानी कि जियो और एयरटेल की कंपेरिजन में लगभग 15% तक सस्ते हो सकते हैं। और अगर वोडाफोन आइडिया ये चीज अचीव करता है तो डेफिनेटली अपने सब्सक्राइबर बेस को गेन कर सकता है, क्योंकि अभी के समय में लड़ाई हो चुकी है मोबाइल डेटा प्राइसेस की। अगर जो कंपनी लोएस्ट प्राइस के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का नेटवर्क लेकर आएगी वो यहाँ पे जीतेगी। एयरटेल कंपैरेटिवली महंगा है, लेकिन अपनी अच्छी सर्विस के कारण मार्केट में टिका हुआ है। लेकिन ओवरऑल सब्सक्राइबर के साथ बात करें, वायरलेस प्लस वायरलाइन इन सबको आपस में मिला है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जियो यहाँ पे सबसे ज्यादा आज भी है। जियो के पास टोटल सब्सक्राइबर बेस वायर्ड प्लस वायरलेस का है, आता है 474.81 मिलियन। भारतीय एयरटेल आता है 287.67 मिलियन। वोडाफोन आइडिया के पास है 125.43 मिलियन और बीएसएनएल के पास है 36.38 मिलियन। यस, ये बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं। और अगर लूज करने के बारे में बात करें तो जियो के पास बहुत सारे सब्सक्राइबर, वो काफी सब सब्सक्राइबर को लूज करने के बावजूद भी नंबर 1 बना रह सकता है। लेकिन देखने वाली बात है क्या रहता है, क्योंकि आज के समय में हर कोई 2 सिम कार्ड को लेता है और एक सिम कार्ड होता है उसका प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। और सेकेंडरी सिम कार्ड के अंदर लोग यहाँ पे बीएसएनएल के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि जो नेटवर्क अच्छा देगा, जिसके प्राइसेस होंगे, वो यहाँ पे मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यहाँ पे कहानी क्या चलती है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पे कि 2025 में ज्यादातर कंपनीज का जो पूरा पोर्टफोलियो होगा डिवाइसेस का, वो 100% 5G होगा। यानी कि सभी के सभी कंपनीज अपने सिर्फ और सिर्फ 5G फोन्स पे फोकस करेगी। 4G को टोटली भगा दिया जाएगा और एक आध दो कंपनियों की जो बिल्कुल ही सस्ते में अपने कुछ 4G इनेबल हैंडसेट्स लाए, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे 5G स्मार्टफोन्स का होने वाला है और कोई भी कंपनी यहाँ पे 4G के ऊपर तो देखने भी नहीं वाली है। अब इसके अंदर मदद स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर कर सकते, जैसे 4S Gen 2 आया था और मीडियाटेक के प्रोसेसर से ये जो कम कीमत में जो प्रोसेसर्स आएंगे वो लो और अफोर्डेबल प्राइस में जो फोन्स आ रहे हैं उनके अंदर 5G को अवेलेबल कराएंगे और 2025 में पूरा जो सेगमेंट होगा यहाँ पे 5G हो जाएगा। इसके साथ ही स्टैंडअलोन नेटवर्क के साथ साथ नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क का भी काम है। लेकिन बात है कि जितने भी बजट 5G फोन्स आ रहे, जैसे कि लेटेस्ट पोको की बात करें या फिर Redmi A4 की बात करें, इनके अंदर देखा तो सिर्फ जियो के 5G का सपोर्ट है, क्योंकि ये लोग सिर्फ स्टैंडअलोन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क का सपोर्ट बिल्कुल दिया नहीं गया और इसी वजह से देखा जाए तो इन कंपनीज को कुछ ऐसे फोन्स भी निकालने पड़ेंगे जिनके अंदर NS यानी कि नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क का सपोर्ट हो। एयरटेल नॉन स्टैंडअलोन देता है, वोडाफोन आइडिया नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क लाने वाला है। यहाँ तक की बात करें तो इधर जो बीएसएनएल वो स्टैंडअलोन और नॉन स्टैंडअलोन दोनों के साथ काम करने में लगा। लेकिन देखने वाली बात है कि आगे चल के कौन सी कंपनी किस पे अपने 5G को लाती है और जो 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन्स होते हैं वो सभी के 5G को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। और इसी के साथ ही बात करते हैं एप्पल की। यार एप्पल के बारे में बात है कि इंडिया के अंदर आज के समय में अगर 50,000 रुपए के ऊपर देखे तो डिफॉल्ट परचेज लोगों की ऑब्वियसली आईफोन होता है, क्योंकि आईफोन देखा जाए तो हर एक के लिए स्टेटस सिंबल है और 50,000 रुपए के ऊपर एंड्रॉइड में बहुत ही अच्छे फोन्स आते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, मेजोरिटी लोग, वो लोग आईफोन के पीछे जाते हैं। अब इसके मल्टीपल रीजन है, किसी को स्टेबिलिटी लगती है, किसी को ब्रांड वैल्यू मिलती है, किसी को यहाँ पे शो ऑफ वाला फैक्टर मिलता है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन ये एक हास्ट होता है। इस वजह से इंडिया के अंदर जो 50,000 के ऊपर का जो मार्केट है वो तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है और इसलिए यहाँ पे हर एक कंपनी कोशिश करे कि 50,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट में अपनी जगह बनाओ और यहाँ पे कुछ ना कुछ पाई ले। लेकिन यहाँ पे एप्पल से कंपीट कर पाना हर एक कंपनी के लिए मुश्किल हो गया और एप्पल ने एक ऐसी डोमिनेंट पोजीशन बना ली कि लोग एप्पल ही लेंगे और जिन लोगों ने एप्पल का आईफोन लिया वो आईफोन पर ही अपग्रेड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए लड़ पाना आज के समय में थोड़ा मुश्किल है। फ्यूचर में चीजें चेंज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देख के लगता है कि पुराने आईफोन की सेल से भी यहाँ पे ग्रोथ मिली है और इसी वजह से ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इंडिया एप्पल के लिए तीसरा सबसे बड़ा मार्केट होगा। और इसी वजह से एप्पल यहाँ पे बहुत फोकस कर रही है, नए एप्पल के स्टोर्स ओपन कर रही है, ऑनलाइन सर्विसेज लेकर आ रही है, सारे प्रोडक्ट्स डे 1 पे अवेलेबल करवा रही है जो भी एप्पल यहाँ पे बनाती है और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। देखते हैं एप्पल के लिए जो मार्केट होता है वो इंडिया में कहां तक जाता है। इसके साथ ही बात
बात करें तो अगर मैं एप्पल के आईफोन की बात कर रहा था तो आईफोन 17 में फाइनली जो बेस मॉडल आईफोन 17 होगा वहां पे 60 हर्ट्ज की जगह 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन ओलेड डिस्प्ले आने वाला है। ये बहुत जबरदस्त न्यूज है क्योंकि अभी तक सिर्फ एप्पल के आईफोन ही बचे हुए थे इस प्राइस कैटेगरी में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देते थे, जबकि एंड्रॉइड के अंदर हर एक फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल रहा था। हालांकि एप्पल की यूजर को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी जो आईफोन मिसिंग थी और आईफोन अब फाइनली 2025 में चीज लेकर आने वाला है। तो यार ये बहुत सही चीज है और देख के ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड की जो अच्छी चीज अगर एप्पल में आए तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। और इसी के साथ ही फाइनली बात कर सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है कि वीवो जैसी कंपनी ने अनाउंस किया कि 2025 के एंड तक वो अपना एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट निकालेंगे और ये हेडसेट चाइना में रहेगा और ये डायरेक्ट कंपटीशन होगा एप्पल विजन प्रो से। और किस तरीके से कंपीट करेगा, क्या इसके फायदे होंगे और किस प्राइसिंग में आएगा तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, वीवो जैसी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐसा आ चुका है। इसके साथ ही सैमसंग का भी प्रोजेक्ट वुहान है जो कि एंड्रॉइड के XR पे बेस्ड होगा। इसको भी सैमसंग यहाँ पे टीज करने वाली है। और इसके अलावा सैमसंग और वीवो नहीं, हर दूसरी तीसरी कंपनी की तरफ से हम कोई ना कोई एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट देखेंगे जो एप्पल विजन प्रो से यहाँ पे डायरेक्टली कंपीट करेगा। ये बहुत सही चीज होगी। लेकिन हाँ, देखने वाली बात है कि जो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट का मार्केट है बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही कम लोग इसे लेते हैं। इवन एप्पल विजन प्रो भी इतना ज्यादा नहीं बिका। तो जो कंपनीज अपने जो हेडसेट लेकर आएंगी कैसे सक्सेसफुल बना पाएंगी कि नहीं बना पाएंगी। इंडिया में तो एप्पल विजन प्रो आया भी नहीं क्योंकि पता था इंडिया में प्रोडक्ट तो बिकने वाला भी नहीं है। चाइना के अंदर ही चाइनीज कंपनीज कोशिश करेंगी इसको बेचने का। इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट्स को ऑफिशियली लॉन्च होने में टाइम है। हो सकता है कोई कंपनी ले आए, लेकिन इसका अभी भी कोई बड़ा मार्केट नहीं है। और आज भी इंडिया के लोगों के अंदर जो एक्सेप्टेंस होता है मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट का वो अभी भी उतना ज्यादा नहीं है जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। इवन वेस्ट में भी जो अडॉप्शन है वो इतना ज्यादा है नहीं। देखने वाली बात है ये जो नई टेक्नोलॉजी के पीछे जो बड़ी बड़ी कंपनीज बैठ कर रही है ये कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल होता है, कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है आने वाले फ्यूचर में लोगों के लिए। तो दोस्तों यार आज के इस पॉडकास्ट के अंदर बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।